आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम संज्ञा का दूसरा पार्ट यानी विशेष संज्ञा के विशेष रूप है उसके बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के 5 भेद मुख्य रूप से जो अलग अलग थे, मुख्य रूप से तो 3 भेद हैं और जातिवाचक संज्ञा के जो 2 भेद हैं, इन टोटल जो 5 भेद संज्ञा के हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। वैसे मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद और हैं, तो कुल 5 होते हैं। अगर मुख्य भेद की बात करें 3 ही होते हैं। आज की इस वीडियो में, इस क्लास में हम संज्ञा के विशेष रूपों के बारे में बात करेंगे। यानी अब आप समझ रहे हो कि संज्ञा के विशेष रूप क्या होते हैं, यानी विशेष संज्ञा कौन सी होती है। देखिए, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक रूप में होता है तो वो कैसे होता है। यानी संज्ञा व्यक्तिवाचक लगती है लेकिन उसका प्रयोग जातिवाचक के रूप में हो रहा है, एक ये बात है। दूसरे इसका उल्टा क्वेश्चन बनता है कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक रूप में कैसे होता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक का रूप कब धारण कर देती है। भाववाचक में हम एक तीसरा इसमें भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं ये जातिवाचक कब बन जाती है। यानी ये 3-4 हमारे लिए क्वेश्चन है। ये विशेष संज्ञा का रूप होते हैं, यानी संज्ञा का विशेष रूप इसको कहा जाता है। तो ये कैसे बनते हैं, कब किन परिस्थितियों में ये अपना रूप बदल लेते हैं, या इनका संज्ञा का जो रूप है वो चेंज हो जाता है, वो हम आज की क्लास में करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कह सकते हो या पहला इसका एक स्टेप कह सकते हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा कब बन जाती है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे होता है। तो किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हो। 10th क्लास के एग्जाम में इसका प्रश्न भी आता है और कंपटीशन एग्जाम के अंदर संज्ञा का ये रूप ही आता है। यानी आपको एक लाइन दे देगा, उसमें से किसी शब्द को अंडरलाइन करेगा, फिर वो पूछ सकता है ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। अगर वो संज्ञा का विशेष रूप है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सिंपल क्वेश्चन है जैसे राम घर जाता है, इसमें राम कौन सी संज्ञा, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये ऐसे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। तो अगर कंपटीशन एग्जाम में संज्ञा का प्रश्न आएगा तो विशेष संज्ञा के अंदर से ही पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे होता है। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में कैसे होता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने के लिए समझ सकते हैं। पहले तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का हमें अलग अलग पता होना चाहिए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इसके बारे में अच्छे से। तो व्यक्तिवाचक का मतलब प्रॉपर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताता है, उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। और जातिवाचक का मतलब जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, न केवल एक व्यक्ति का बल्कि एक जैसे सभी पदार्थों का एक साथ बोध कराता है, उनको जातिवाचक कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक कैसे बन जाती है, बात ये है। तो देखिए, व्यक्तिवाचक जो शब्द होते हैं, जैसे मान लो हमने जिक्र किया राम का, श्याम का, गीता का, मोहन, दिल्ली है, कोई भी शब्द है वो व्यक्तिवाचक होते हैं। लेकिन जब कोई शब्द अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण या विशेष गुणों के कारण, इसमें हम लिख देते हैं, यदि किसी विशेष परिस्थितियों या गुणों के कारण किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान, कुछ भी हो सकता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेष गुणों के कारण किसी व्यक्ति वस्तु के नाम का प्रयोग उनके गुणों को बताने के लिए किया जाता है, दिखाई दे रहा है शायद आपको। हाँ ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इधर लिख देंगे। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप कैसे होता है, यानी जब किसी विशेष परिस्थितियों में यानी स्पेशल कोई कंडीशन आ जाती है, उसमें उस व्यक्ति या वस्तु स्थान के गुणों का प्रयोग किया जाता है।
यानी उस व्यक्ति के गुणों को बताने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, तब वो व्यक्तिवाचक न होकर के जातिवाचक बन जाती है। होता व्यक्ति है यानी पर्सनल किसी व्यक्ति वस्तु का जिक्र है, लेकिन वहाँ पे उस वाक्य में उसका प्रयोग इंडिविजुअल रूप से नहीं है, बल्कि उस प्रॉपर उस जाति को बताने के लिए किया जाता है, यानी स्पेशल उस जाति का बोध वहाँ पे करवाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। राम इस सूरदास को नदी पार करा दो। अब देखिए ये शब्द पूछेगा वो ऐसे अंडरलाइन करते हुए भी, रेखांकित जो पद है वो कौन सी संज्ञा है। तो सूरदास देखिए यहाँ पे राम व्यक्तिवाचक है, सूरदास किसी व्यक्ति का नाम था, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में इस वाक्य के अंदर ये क्या काम कर रहा है, राम इस सूरदास को नदी पार करा दो, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है। यहाँ पे हम सूरदास जी को जानते हैं, एक बहुत बड़े कवि थे, लेकिन ये जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधे, या फिर कई बार कई कवि इसको ये भी कहते हैं कि बाद में ये अंधे हुए थे, तो ये अलग बात है। यानी सूरदास जी को अंधे रूप में जाना जाता है, यानी अपने अंधे थे, फिर भी उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना नाम कमाया था, तो ये इसलिए प्रसिद्ध हो गए थे सूरदास जी। तो ये जो एक अंधा व्यक्ति है उसकी पूरी जाति को बोध करा रहा है, यानी यहाँ पे राम इस सूरदास को, यानी यहाँ पे सूरदास की जगह कोई अंधा व्यक्ति है, कोई व्यक्ति राम को कह रहा है कि राम इस सूरदास को, यानी अंधा व्यक्ति है जिसको दिखाई नहीं देता या बहुत ही कम दिखाई देता है, इसको नदी पार करा दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये अंधे व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध करवा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कई बार व्यक्ति चलते चलते गिर जाता है तो कह देते हैं तू सूरदास है क्या, दिखता नहीं है तेरे को, यानी अंधा है क्या, यानी उसके अंधी जाति का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग यहाँ पे किया गया है, न कि सूरदास यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में काम कर रहा है। देश को भगत सिंहों पर गर्व है। यहाँ पे देखो भगत सिंह व्यक्ति विशेष का नाम था, लेकिन अपनी बहादुरी से देश के लिए जान देने के लिए, शहीद होने के लिए अब उनका नाम जो अमर हो गया था, तो इसलिए हम उनको याद करते हैं। तो कहते हैं आज भी देश में भगत सिंहों पर हमें गर्व है। इन जितने भी देशभक्त थे, जितने भी देश के लिए शहीद हुए हैं और अभी भी हमारी सेना के जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, तो उनको यहाँ पे एक प्रकार से भगत सिंह जाति का बोध करा रहे हैं, यानी देश पे शहीद होने वाले, मर मिटने वाले, अपनी जान देने वाले एक पूरी जाति का यहाँ पे बोध करा रहा है, न कि ये व्यक्तिवाचक है यहाँ पे। ठीक है, तुम तो कुंभकर्ण हो, सारा दिन सोए रहते हो, तुम तो कुंभकर्ण हो, सारा दिन सोए रहते हो। तो कुंभकर्ण एक व्यक्ति का नाम, रावण का भाई था। इसकी विशेषता हम जानते हैं, गुण क्या था, इसको नींद बहुत आती थी, कई कई महीने तक सोया रहता था और बड़ी यत्न परिश्रम के बाद इनको जगाना पड़ता था। तो ये हम सब जानते हैं। कोई व्यक्ति देर तक सोता रहता है या सारा दिन बहुत ज़्यादा आलसी या सोने का काम उसका ज़्यादा हो या बहुत लंबे टाइम तक वो सोता रहता है, तो उसको कह देते हैं कि कुंभकर्ण है, अभी तक पड़ा है, अभी तक सो रहा है, तो इसके लिए कह देते हैं। तो एक जाति का बोध करा रहा है। तो जब किसी विशेष परिस्थितियों के अंदर या उसके गुणों को बताने के लिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का के नाम का प्रयोग यहाँ पे देखो उनके गुणों को बताने के लिए किया गया है, यानी इन व्यक्तियों में विशेष गुण थे, इसीलिए ये व्यक्ति व्यक्तिवाचक न होकर के एक जाति का बोध करा रहे हैं या संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं अपने विशेष गुणों के कारण। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसी से जुड़ी हुई बात। अब देखिए दूसरा जो इसका उल्टा रूप है, ये तो था व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन जाना, अब है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनना। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनना। देखिए जब कोई जाति सूचक शब्द है, जब कोई भी जाति सूचक शब्द संपूर्ण जाति का बोध न करा करके, यहाँ पे हम कह देते हैं, जब थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनना। जब कोई जाति सूचक शब्द है संपूर्ण जाति का बोध न करा करके, यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। जब कोई जाति सूचक शब्द, सूचक या जातिवाचक कह सकते हो, जातिवाचक शब्द अपनी
संपूर्ण जाति का बोध न कराकर, जब कोई जाति सूचक शब्द है वो अपनी संपूर्ण जाति का बोध न करा करके किसी एक व्यक्ति या वस्तु कह सकते हो, जो भी उसके लिए शब्द संज्ञा है, एक व्यक्ति या वस्तु के लिए वस्तु का बोध कराए या पता हो उसके बारे में का बोध कराए। अब देखिए परिभाषा से पता लग रहा है, जब कोई जाति सूचक शब्द यानी जाति का बोध करा रहा है वो शब्द, लेकिन अपने संपूर्ण जाति का वहाँ पे वो बोध नहीं करा करके किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। लगने से लगता है कि वो जाति सूचक शब्द है यानी संपूर्ण जाति के बारे में बात हो रही है, लेकिन उस वाक्य के हिसाब से हमें पढ़ते ही पता लग जाएगा कि वो शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए आया हुआ है, क्योंकि ऐसे शब्द होते हैं वो पॉपुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, सब लोगों को इसके बारे में पता होता है। जैसे हम नाम लेते हैं, नेताजी ने देश को आज़ाद करवाया या नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो देखिए यहाँ पे नेताजी नाम है। अब देखो नेता तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में इस वाक्य को पढ़ करके क्या नाम याद आया? सुभाष चंद्र बोस। यानी ये नेताजी शब्द है वो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के लिए आया हुआ है। यहाँ पे नेताजी शब्द है जातिसूचक शब्द है, जाति सूचक शब्द है, लेकिन यहाँ पे एक इसका काम कर रहा है, सुभाष के लिए आया हुआ है। यानी हमें इसको पढ़ते ही पता लग गया कि जाति सूचक शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध नहीं करवा रहा, बल्कि किसी एक व्यक्ति के लिए आया हुआ है, और वो किसके लिए आया हुआ है? सुभाष चंद्र बोस के लिए। ऐसे ही हमें और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, या ऐसा भी कह सकते हो गांधी जी ने भारत को आज़ाद कराया। मतलब इसके बारे में जो भी बात है, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है गांधी। वैसे गांधी जाति है, बहुत सारे व्यक्ति हैं गांधी जाति के जिनका सरनेम गांधी है, बहुत सारे व्यक्ति हैं इस दुनिया में। तो यहाँ पे हमें पढ़ते ही ऐसा लगा कि किसकी बात हो रही है? महात्मा गांधी की बात हो रही है। यानी जाति सूचक शब्द है, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गया। रूढ़ का मतलब उसके लिए यूज होने लगा वो शब्द, उसी के लिए यूज होता है मैक्सिमम जब इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है, भारत गांधी का देश है। गांधी ने नमक आंदोलन चलाया, गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, गांधी जी ने भारत के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, तो इस तरह के शब्द हम यूज कर सकते हैं जब इनका जिक्र आता है। तो ये गांधी शब्द है वो यहाँ पे किसका बोध करा रहा है? एक व्यक्ति का बोध करा रहा है। ठीक है, नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबको पता है पंडित नाम इस तरह से अगर हमें मिल जाता है तो हम समझ जाते हैं कि पंडित से जो शब्द है वो जवाहरलाल नेहरू के लिए आया हुआ है। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो इस तरीके से शब्द आते हैं जो होते जाति सूचक शब्द हैं, लेकिन उस परिस्थितियों में वो वहाँ पे संपूर्ण जाति का बोध न करा करके अपने किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं, यानी वो वहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। होते जाति सूचक शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनती है या क्या होती है, कैसे इसको समझ सकते हैं। यानी एग्जाम्पल किसके आएंगे? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन करके। तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहे हैं? व्यक्तिवाचक का काम कर रहे हैं। ठीक है, आइए अगला इसका लास्ट पार्ट है अगला हम समझ सकते हैं भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनना। देखिए, अब देखो भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनती है। हर परिस्थितियों में अलग अलग बात हमारे सामने आ रही है। भाववाचक और यहाँ जातिवाचक। शब्द को पढ़ करके हमें लगेगा कि उसका भाव बता रहा है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से उसका रूप ऐसा ही होगा कि वो वहाँ पे वो जातिवाचक का काम करेगा। कैसे? हमने एक बात पढ़ी थी, भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में आती है। किस में आती है?
एक वचन। जब भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में आ जाती हैं, यानी जब भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है। अब भाववाचक संज्ञाएं, एक मैंने लिखा था द्रव्यवाचक, एक लिखा था समूहवाचक, और इन तीनों का रूप, ये तीनों किस में आते हैं? ये भाववाचक है, ये दोनों जातिवाचक में आती है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक का एक भेद है, लेकिन इन दोनों का रूप अलग है, द्रव का और समूह का। ठीक है, तो अगर इनके एग्जाम्पल आते हैं हम अलग से इनको द्रव्यवाचक या समूहवाचक कहते हैं, लेकिन ये तीनों एक वचन में आती है। इनकी खास बात है, भाववाचक संज्ञा एक वचन में आती है, द्रव्यवाचक भी एक वचन में, समूहवाचक भी एक वचन में। लेकिन जब ये तीनों ही, यानी भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग, जब भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है, बहुवचन रूप में होता है, तब ये जातिवाचक बन जाती है, जातिवाचक बन जाती है। यानी जब भी भाववाचक संज्ञाओं, द्रव्यवाचक संज्ञाओं, समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है, ये खास बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तब ये क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। हमने देखो पढ़ा था हरा। हरा क्या है? एक रंग है। रंग का मतलब गुण, गुण बोधक में आती है, या गुण भाववाचक में आते हैं। तो हरा एक भाव है, ठीक है, लेकिन जब इसकी हरा जो है, इसके जो संज्ञा बनती है विशेषण से, विशेषण है, इससे संज्ञा बनती है हरियाली। ये एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा हो गई। हरा इसका गुण है, ये गुण का बोध करा, लेकिन हरा से हरियाली बन गई, यानी भाववाचक संज्ञा विशेषण से बन जाती है, हरियाली बन गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे, इस तरीके की चीज़ नहीं है, यानी भाववाचक संज्ञा ऐसे बहुवचन में नहीं आएगी। मेरे कहने का मतलब है, जैसे हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे लकड़ी हमने जिक्र किया था, द्रव्यवाचक का एग्जाम्पल है। हमने जिक्र किया था ऊंचाई का, भाववाचक संज्ञा है। हमने जिक्र किया था दूरी का, दूरी भाववाचक संज्ञा है। हमने जिक्र किया था लंबाई का, गहराई का। ठीक है, हमने जिक्र किया था नज़दीक। तो इस तरह की जो संज्ञाएं हैं, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, जैसे सेना शब्द है, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती है? एक वचन के अंदर आ रही है सारी की सारी चीज़ें। लेकिन जब इनका बहुवचन रूप आता है, जैसे लकड़ी, लकड़ियाँ हो जाएगा, तो लकड़ियाँ शब्द, अब लकड़ी यहाँ पे क्या है? द्रव्यवाचक है। लकड़ियाँ शब्द यहाँ जातिवाचक है। कहने का मतलब, जब भी भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक संज्ञाएं बहुवचन में आ जाती है, तब ये क्या बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। ऊंचाई एक वचन है, ऊंचाई किस में आएगा? भाववाचक में आ जाएगा। इसका बहुवचन ऊंचाइयाँ हो जाएगा। ऊंचाइयाँ मापनी है तो पहाड़ों पर जाओ, तो ऊंचाइयाँ जहाँ पर आता है, इसका मतलब ये जातिवाचक का काम कर रहा है। ठीक है, दूरी, नज़दीक, नज़दीकी कह सकते हो। दूरियां तो अब नज़दीकियां बन गई हैं, दोनों एक में ले लिया हमने। दूरियां तो अब नज़दीकियां बन गई हैं, तो दूरियां बहुवचन में आ गया, नज़दीकियां ये भी बहुवचन में आ गया। यानी जब भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में आती है तो क्या बन जाएगी? जातिवाचक। लंबाई, लंबाइयाँ, गहराई, गहराइयाँ। ठीक है, सेना, सेनाएं, सेनाएं शब्द बहुवचन का है। सेनाओं का नाम आ जाए, सेनाएं आ जाए, तो बहुवचन रूप हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगी? जातिवाचक बन जाएगी। एक यूनिट में काम कर रही हैं, लेकिन जब एक वचन इसका रूप आता है, तब ये क्या बन जाता है? सेना समूहवाचक का रूप हो जाता है। ठीक है, कक्षा एक समूह है, कक्षाएं, कक्षाओं, तभी जातिवाचक बन जाती हैं। यानी जब किसी समूह या समुदाय की एक वचन रूप है, तब तो वो समुदायवाचक है, लेकिन जब बहुवचन रूप में इसका प्रयोग होता है, तब वो क्या बन जाएगी? जातिवाचक। तो इस तरीके से संज्ञा के विशेष रूप थे आपके सामने।
आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। इसमें हमने अलग अलग संज्ञा के जो रूप हैं उनके बारे में बात की है। संज्ञा का दूसरा पार्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। इस तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमारा संज्ञा का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको संज्ञा का कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट दोनों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पिछला लेसन आपने पार्ट 1 संज्ञा का नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ जा के देख भी सकते हो। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर हम एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। हमारा टॉपिक ही चल रहा था विकारी और अविकारी शब्दों का। तो विकारी शब्द के अंदर हमने एक संज्ञा पढ़ लिया है, दूसरा इसका सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। तो अगला जो वीडियो है हम सर्वनाम का लेकर आएंगे। तो आशा है आप लोग इसका लुत्फ़ उठा रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लगातार हम आपसे जुड़ रहे हैं। कोशिश यही रहती है कि आप लोगों से जुड़ करके आप लोगों की हेल्प के लिए कुछ कर सकें। इससे आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। हमें भी लगातार कुछ पढ़ने का अवसर मिलता है, जुड़े रहते हैं लगातार आप लोगों के साथ ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ फिर से। तब तक के लिए नमस्कार।